आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। वक्त प्रहार का है और प्रहार की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। शिवसेना उद्धव गुट में आज बड़ी टूट होने वाली है। 9 में से 6 सांसद बाकी हो गए हैं। महाराष्ट्र का एक पॉलिटिकल अपडेट आपको बताऊंगी, लेकिन इस बीच यूपी में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और महाराष्ट्र में उद्धव गुट में बगावत के बीच यूपी में समाजवादी पार्टी में टूट का दावा किया जा रहा है। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा राजनीतिक बयान देकर हलचल मचा दी है। ओपी राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी में जल्द ही बड़ी टूट होने वाली है। राजभर ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। उन्होंने आगे लिखा, महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, पूरी सपा बीजेपी में शामिल होने को तैयार बैठी है। राजभर के इस बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर सपा में विभाजन होता है तो विपक्षी महागठबंधन को भारी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन क्या वाकई में समाजवादी पार्टी में टूट फूट होगी या महज ओम प्रकाश राजभर का ये बयान राजनीतिक बयान है? उधर भाई महाराष्ट्र की तरफ मत ध्यान रखिए, अब यूपी का नंबर है। यूपी में क्या होगा, यहाँ भी जाएंगे भैया मेरे। आपने नहीं देखा, राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है, ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। और नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि राम गोपाल जी इसका खुलासा करें, उस चिट्ठी में क्या लिखे हैं। तो चिट्ठी जानने के लिए आप कह रहे हैं इस तरह के बयान, इसमें तो कोई कुछ भी कह सकता है। क्या कह सकता है वो बताओ। राम गोपाल जी काहे चिट्ठी दिले कतुआ कहो, कौन तकलीफ न हो सकता है, पार्टी का काम हो सकता है। कौन पार्टी आती नहीं, वो बात नहीं है। खनन प्रकरण में सीबीआई ने अखिलेश जी का भी नाम उसमें रखा है। बाहरी घूमत हुआ, गायत्री प्रजापति जेल में है वही मामले में, और गोमती रिवर फ्रंट में कोई गैर जेल में। बताओ, ये जब समय समय पर चिट्ठी देके याद कराते हैं कि आपको जरूरत है, अखिलेश जी प्रधानमंत्री जी का कल सदन में कि कभी कभी अखिलेश जी भी मदद कर देते हैं, तो अखिलेश जी मदद रामगोपाल से कराते हैं। वो चिट्ठी दिए हैं कि इतने सांसदों को आप अपने पास बुला लीजिए, ये सब आपके साथ चले जाएंगे। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। विशाल, सबसे पहले ये जो दावा ओम प्रकाश राजभर ने किया है, इस दावे में कितनी सच्चाई है? उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? क्या वाकई में समाजवादी पार्टी के सांसद टूटने को तैयार हैं? ये बड़ा सवाल है प्राची, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो दोबारा टूटने के कगार पे है, जिस तरीके से हमने देखा कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में टूट चुकी है, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि राजनीतिक परिदृश्य केंद्र के लिहाज से बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यूपी सरकार के वो मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, जो कि घटक दल से हैं और पिछला विधानसभा चुनाव वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के लड़ चुके हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के बहुत सारे ऐसे सांसद हैं, विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, या उस समय यूं कहा जाए कि अखिलेश यादव के साथ भी 1-to-1 बातचीत में रहते थे ओम प्रकाश राजभर। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में उनका ये जो बयान सामने आया है, जो बात सामने आई है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि समाजवादी पार्टी में भी क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया है। अब से कुछ देर बाद समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, उनकी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है लखनऊ में। उस दौरान उनसे निश्चित तौर पर ये सवाल हम भी पूछेंगे कि क्या जो ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है, क्या समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने के कगार पे है, और क्या समाजवादी पार्टी के ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार बैठे हैं। तो ये निश्चित तौर पर दावा तो बहुत बड़ा है, 100% कोई भी इस दावे को कैमरे पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं समाजवादी पार्टी के अगर लिहाज से बात करूं। लेकिन ये जो कथन है, जो दावा है, ये अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने वाला है उससे पहले ये एक भूचाली स्टेटमेंट। विशाल, लेकिन 37 लोकसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के पास, क्या 37 में से 2/3 हिस्सा तोड़ना आसान होगा? ये भी बड़ा सवाल
सवाल है। और क्या अखिलेश यादव महाराष्ट्र और बंगाल को देखकर चौकन्ने नहीं होंगे? क्या ओपी राजभर महज राजनीतिक बयान ये दे रहे हैं? इसके पीछे वाकई में कोई सच्चाई? इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। विशाल, आपके पास हम लौटेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। महाराष्ट्र में इस वक्त क्या चल रहा है ये आपको बता देते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी में आज दूसरी बार टूट तय मानी जा रही है। उद्धव सेना के खिलाफ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर फुल स्पीड में चल रहा है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। बड़ी खबर यह है कि उद्धव गुट के सांसद थोड़ी ही देर में लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पार्लियामेंट ऑफिस पहुंच चुके हैं। उद्धव गुट के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 ने बगावत कर दी है। आज दिल्ली में संजय राउत के घर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे थे, यानी 6 सांसदों ने उद्धव सेना से विद्रोह कर दिया है और अब वो थोड़ी ही देर में लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और उनकी बागी सांसदों के साथ गुप्त मीटिंग हो चुकी है। पहले एकनाथ शिंदे के बेटे और ठाणे के सांसद श्रीकांत शिंदे के घर पर यह बैठक होने की खबर थी, लेकिन माना जा रहा है कि मीडिया के जमावड़े को देखते हुए श्रीकांत शिंदे के घर बैठक का फैसला अब बदल दिया गया है। ये तो तय है कि उद्धव ठाकरे के पास अपने सभी 9 सांसदों का समर्थन नहीं है, क्योंकि आज जब संजय राउत दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनके साथ महज 3 सांसद ही देखने को मिलते हैं। अरविंद सावंत उनमें से एक हैं जो संजय राउत के साथ बैठे हुए नजर आते हैं। 6 सांसद वो हैं जो उद्धव से बागी हो चुके हैं, यानी उद्धव गुट से बागी हो चुके हैं और लगभग अब ये तय है कि उद्धव गुट एक बार फिर से टूटने जा रहा है। तो अरविंद सावंत, अनिल देसाई ये आपको संजय राउत के साथ बैठे हुए नजर आ रहे होंगे और वो बागी सांसद जो इस वक्त दिल्ली में हैं और किसी भी वक्त लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं, जिनमें संजय जाधव का नाम शामिल है, संजय दीना पाटिल का नाम शामिल है, संजय देशमुख का नाम शामिल है, नागेश पाटिल का नाम शामिल है, ओम राजे का नाम शामिल है, भाऊ साहेब का नाम शामिल है। तो ये वो 6 सांसद हैं जो अब उद्धव ठाकरे से अलग होने जा रहे हैं। लगभग ये तय हो चुका है और अब थोड़ी ही देर में उद्धव ठाकरे की पार्टी में दूसरी बार सबसे बड़ी टूट की तस्वीर भी आपके सामने होगी। पार्टी को टूट से बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने आखिरी दांव चला है। शिवसेना यूबीटी ने कल सांसदों की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के लिए व्हिप भी जारी किया है। अनिल देसाई का कहना है कि व्हिप जारी करने के बाद हर सांसद का मीटिंग में आना जरूरी है, जो नहीं आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारा तो उनके ऊपर विश्वास है, हमारे सांसदों पे। सांसदों की जो एक हमारी डिसिप्लिन रहती है पार्लियामेंट्री पार्टी की, तो पार्लियामेंट्री पार्टी के दल की हमने मीटिंग बुलाई है और उसमें व्हिप जारी किया है। तो उसका मतलब यह है कि हर सांसद को वहां पे आना जरूरी है। दे शुड रिमेन प्रेजेंट बिकॉज व्हिप इज बीन सर्व्ड ऑन एवरी वन ऑफ देम। उसके बाद में क्या करना है क्या नहीं, ये आदरणीय उद्धव जी के आदेश अनुसार हम करेंगे। अब देखिए, आखिरी कोशिश उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले आज जो दिल्ली में होने जा रहा है उससे समझ में आ सकता है कि उद्धव ठाकरे के पास अब ज्यादा कुछ बचा है नहीं। पार्टी में बगावत से भड़के संजय राउत ने तो बड़ा आरोप लगा दिया। राउत ने दावा किया कि सांसदों को खरीदने के लिए 50-50 करोड़ का ऑफर दिया गया है। एक सांसद का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 50 करोड़ है, 15 करोड़ तो सिर्फ एडवांस है। तो संजय राउत जो कई बार अपने बयानों से अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हैं, वो संजय राउत बड़े एग्रेसिव हैं, बड़े नाराज हैं और आरोप लगा रहे हैं कि 50 करोड़ रुपए में उनके सांसदों को खरीदने का ऑफर दिया गया है। सभी ने उस वक्त कहा 2 दिन पहले कि हम लोग पार्टी के साथ ही है, हम उद्धव जी आपके साथ है, हाँ हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे। और उसमें से 1-2 सांसद है, उसने 4 बार साईं बाबा की शपथ ली, एक ने माता भवानी की शपथ ली, एक ने माँ और बेटी की शपथ ली, हाँ एक ने बार बार अपने माँ की शपथ ली। और उसके बावजूद अगर कोई साईं बाबा, माता भवानी, माँ की शपथ लेकर भी कोई शिवसेना जैसे अपने माँ से बेईमानी करना चाहते, शिवसेना माँ है हम सब, बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, जो चाहे वो कर लीजिए। हाँ, दूसरी बात है कि ये सब लोग शिवसेना पार्टी के मशाल चिन्ह के ऊपर चुनकर आए हैं। हाँ, उद्धव बाला साहब ठाकरे ये पार्टी है, मोदी जी के चेहरे पर नहीं या शिंदे जी के चेहरे पर नहीं सुनकर आए हैं।
ये उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और बाला साहब ठाकरे जी के चेहरे पर लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर कोई बेईमानी करता है तो याद रखिए 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है। और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे, पहले पैसा हाथ में दे दो, वो पैसा लिया है लोगों ने, और बाद में चार्टर फ्लाइट दिया। नांदेड़ से, पुणे से, 3 जगह से चार्टर फ्लाइट छोड़ा। अब संजय राउत को तो आपने सुन लिया, लेकिन अब वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए जो बागी सांसद हैं उद्धव गुट के, वो पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने ऑफिस में मौजूद हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए जो 6 बागी सांसद हैं उद्धव गुट के, वो इस वक्त पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं, संसद पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में ओम बिरला से उनकी मुलाकात होगी। यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी आज टूट रही है, ये अब तय हो गया है। बस अब उसकी तस्वीर सामने आना बाकी है। हालांकि कोशिश उद्धव ठाकरे ने की कि अपने सांसदों को रोका जा सके, लेकिन उद्धव ठाकरे इसमें नाकामयाब रहे और अब 6 के 6 जो बागी सांसद हैं वो पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बागी सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी सौंप दी है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। राजस्थान में स्पीकर और सांसदों की मुलाकात, बागी सांसदों ने अलग गुट बनाने की मांग कर दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बागी सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी जो है वो सौंप दी है। सचिन चौधरी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सचिन, जिस औपचारिकता की हम बात कर रहे थे, अब तो वो औपचारिकता भी पूरी हो गई है, चिट्ठी सौंप दी है, बचा क्या उद्धव ठाकरे के पास? जी बिल्कुल, उद्धव ठाकरे जो है, उनके नेता जो है आखिरी कोशिश कर रहे थे, व्हिप की जो है वो बात कर रहे थे, कानूनी लड़ाई की बात कर रहे थे, लेकिन ये पहले से पूरा एक प्लान तैयार था। जैसा कि हम इंडिया टीवी के दर्शकों को बता रहे कि हमने जो 6 सांसदों के नाम बताए थे, जिसमें 3 सांसद ऐसे थे जिसमें अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे। राजाभाऊ वाजे को हालांकि मनाने की कोशिशें जारी थी और अभी भी जारी रहेगी, आगे भी जारी रहेगी। हालांकि वो आज संजय राउत और अनिल देसाई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे, लेकिन बाकी जो 6 हम बता रहे थे कि ये इनके साथ संपर्क बना हुआ है और ये बगावत करने के लिए तैयार है और इन्होंने मन बना लिया है और ये स्पीकर से मिलने वाले भी है। तो इस बात पर कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई नजर आ रही है और ये पत्र भेजा गया है। जानकारी ऐसी भी है कि इसके पहले भी इस तरह की एक मुलाकात हो गई थी, जो है उनको बताया गया था, पत्र भेजा गया था, जिसका जिक्र संजय राउत ने ये कहा था कि कुछ लोगों के, जैसे उन्होंने कहा था कि फर्जी हस्ताक्षर लिए गए हैं। तो इसको बल कहीं ना कहीं मिल रहा है और ये ऑपरेशन जो है अब सफल होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये ऑपरेशन सफल होता हुआ नजर आ रहा है। इसे बिल्कुल सही आप बता रहे हैं सचिन, क्योंकि 6 जो बागी सांसद हैं उनकी तस्वीर भी हम देख रहे हैं, वो पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनकी मुलाकात होने जा रही है। और इससे पहले ही राजस्थान में मुलाकात हुई, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और जो चिट्ठी है वो सौंप दी गई है, यानी अपने समर्थन की चिट्ठी सौंप दी गई है। अपने अलग गुट बनाने की जो मांग उद्धव ठाकरे के बागी 6 सांसद कर रहे थे, वो अब चिट्ठी सौंप दी गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए 9 सांसद हैं उद्धव ठाकरे के पास, 9 में से अगर 6 चले जाते हैं, यानी कि 2/3 चले जाते हैं, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई है। अब ये तय हो गया है, उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को बचाने में एक बार फिर से नाकामयाब साबित हो गए हैं। अब जिस व्हिप की बात सचिन की जा रही है कि एक व्हिप जारी कर दिया गया है, कल एक बैठक होने जा रही है, क्या अब उस व्हिप का कोई मतलब रह जाता है, उस बैठक का कोई मतलब रह जाता है जो उद्धव ठाकरे आखिरी कोशिश कर रहे हैं? सचिन जी देखिए, ये तो कानूनी लड़ाई लड़ने का और दबाव बनाने का या फिर उनको जो संवैधानिक अधिकार है वो इस्तेमाल करने का उनको अधिकार है, उस तरह से वो कर भी रहे हैं। हमने देखा था कि एकनाथ शिंदे ने जब पार्टी छोड़ी थी, उनके साथ 40 विधायक गए थे और मात्र 16 विधायक तब बचे थे। तब उद्धव ठाकरे ने एक बैठक बुलाई थी मातोश्री वर्षा में, जब वो मुख्यमंत्री थे और इस्तीफा देने से पहले। उस बैठक में कुछ 13 विधायक हाजिर हुए थे, नहीं हुए थे, उसके कारण उनको नोटिस दिया गया था और उनका निलंबन किया गया था। हालांकि उसमें कई इफ एंड बट्स सामने आए थे कि पार्लियामेंट का या विधानमंडल का सत्र शुरू होते हुए वो व्हिप जारी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, और एक कानूनी लड़ाई अभी भी चल रही है अदालत में, इसका अभी तक निपटारा नहीं हो पाया है। तो ये लड़ाई चलती रहेगी। आखिरकार स्पीकर के पास राइट्स होते हैं, स्पीकर नियम और कानून के हिसाब से तय करते हैं कि क्या सही है क्या नहीं सही है, लेकिन ये लड़ाई है वो आगे भी जारी रहेगी। लेकिन अगर एक गुट 2/3 लोगों के साथ अलग होता है
और वो अगर किसी दूसरे पार्टी में कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरह से विलय करता है तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता है। कानूनी लड़ाई तो चलती रहेगी। हमने देखा कि 2022 में बगावत की थी शिंदे शिवसेना ने, शिंदे ने, तब उनके साथ 40 विधायक गए थे। शुरू में उनके साथ 12 सांसद गए। चाहे कानून का सहारा लें, चाहे बयानबाजी का सहारा लें, उद्धव ठाकरे, संजय राउत कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी की जो किरकिरी हुई है कम से कम उससे तो बचा जाए। लेकिन ये अब तय है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट चुकी है। एक अलग गुट है उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो 6 सांसदों से बना हुआ है और वो 6 के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ आ रहे हैं, ये अब तय हो चुका है। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जानकारी जो मिल रही है उसके बारे में जरा बताइएगा कि पहले ही मुलाकात हो चुकी थी उद्धव गुट के इन बागी सांसदों की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से? ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के जो बागी सांसद हैं वो अब लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। देवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, ये कितनी बड़ी मुश्किल अब उद्धव ठाकरे के सामने है और यहां से अब आगे क्या पिक्चर दिल्ली की सियासत की आपको नजर आ रही है? जी, इसमें इस पूरे बैकग्राउंड को अगर देखें तो इन सांसदों के, महाराष्ट्र से बागी सांसदों के दिल्ली आने से पहले स्पीकर ऑफिस को एक लेटर भेजा गया था। उसके बाद कल 3 बजे के आसपास उन लोगों ने फिर से कांटेक्ट किया, उस लेटर के बारे में बातचीत हुई और उसके बाद जब स्पीकर के द्वारा ये बताया गया कि हाँ आपका पत्र मिल गया है, उसके बाद ये सांसद जो बागी सांसद हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद, वो महाराष्ट्र से दिल्ली आए हैं ताकि बाकी औपचारिकताएं पूरी की जाए। हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 15 से 16 लीगल एक्सपर्ट्स के साथ सलाह मशविरा करके पूरी प्रक्रिया को तय किया गया है किस किस तरीके से क्या करना है, क्योंकि सबको ये पता है कि ये मामला आखिरकार स्पीकर के यहाँ विवाद का विषय बनाने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद कानूनी लड़ाई लड़ेंगे उद्धव ठाकरे को लोग, जैसे कि बार बार बता भी रहे हैं। अभी वो पहुंच भी चुके हैं पार्लियामेंट, संजय राउत और अनिल देसाई। संजय राउत हालांकि क्योंकि राज्यसभा के सांसद है उनका इसमें कोई रोल नहीं, लेकिन अनिल देसाई वहां पर पहुंचे हैं, चीफ व्हिप हैं। कल उन्होंने एक लेटर भी लिखा अरविंद सावंत ने, जो कि लीडर हैं उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों के। तो कुल मिलाकर एक तरह से आप कहें कि उद्धव ठाकरे गुट के जो विद्रोही सांसद थे वो अपनी लाइन पर लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी कर चुके हैं। सिर्फ उसका औपचारिक तौर पर सामने आना, उन तस्वीरों का सामने आना या उस खबर को बताना बाकी है। बाकी सोर्सेज के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो सारी चीजें हो चुकी हैं और संभव है कि आज सुबह, क्योंकि हमें यह बताया गया था कि 10 बजे के आसपास और उससे पहले ये मुलाकात हो जाएगी। संभव है कि उन सांसदों की एक मुलाकात भी स्पीकर से इन पर्सन हो चुकी हो, क्योंकि ये कंफर्मेशन के साथ हम लोग बता रहे हैं कि कल उन लोगों ने स्पीकर ऑफिस से टाइम मांगा था, उससे पहले एक लेटर भेज दिया था और टाइम मिल जाने के बाद ही वो महाराष्ट्र से दिल्ली आए थे। तो आज ये मुलाकात संभव है कि ऑलरेडी हो चुकी होगी। अगर किसी कारणवश वो नहीं हुई होगी तो फिर वो आगे हो सकती है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि स्पीकर से आज सुबह उनकी मुलाकात हो गई होगी। जी बिल्कुल देवेंद्र, जैसा आप कह रहे हैं कि इंतजार करना होगा बस औपचारिक तस्वीरों का, औपचारिक ऐलान का। औपचारिक तौर पर यह खबर हम बता पाएं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अब टूट चुकी है, क्योंकि तस्वीरें और जो घटनाक्रम है वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। 6 के 6 जो सांसद हैं, जो बागी सांसद हैं, वो इस वक्त पहुंच चुके हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए। तो वहीं संजय राउत और उनके साथ साथ जो बाकी बचे हुए सांसद हैं, उनकी तैयारी है कि किसी भी तरीके से अपनी पार्टी को तोड़ने से बचा लिया जाए, टूटने से बचा लिया जाए। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय, आपको क्या जानकारी मिल रही है? संजय राउत गुस्से में तो हैं, लेकिन वो भी तमाम लीगल जो प्रोसीजर हो सकते हैं उनका पालन करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि 6 बागी सांसदों को रोका जा सके। बिल्कुल, देखिए इस वक्त पार्लियामेंट में जो है प्राची की वो मीटिंग चल रही है लोकसभा स्पीकर की, और जो संजय राउत हैं उनके साथ अनिल देसाई और अरविंद सावंत, ये 3 जो नेता हैं उद्धव गुट के, वो फिलहाल लोकसभा स्पीकर के साथ मुलाकात कर रहे हैं। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उन्होंने कहा था कि ये जो बाकी जो 6 जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो मर्ज करना चाहते हैं या वो बागी हो गए हैं, तो ऐसे में ये लोकसभा स्पीकर से इसी मांग के साथ पहुंचे हैं ये लोग कि उनको ऐसा रिकग्निशन ना दिया जाए और दोनों ही धड़ों से बात की जाए और उसके बाद ही कोई फैसला लोकसभा स्पीकर द्वारा लिया जाए। फिर ये मीटिंग जो है लोकसभा प्रांगण में लोकसभा के स्पीकर जो है ओम बिरला के साथ बाकी 3 जो शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं उनकी चल रही है। फिलहाल ये मुलाकात जारी है।
बिल्कुल विजयलक्ष्मी, ऑप्शन की अगर बात करें तो संजय राउत अगर पहुंचे हैं अपने बचे हुए सांसदों के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए, तो क्या बातें उनकी तरफ से स्पीकर को बताई जाएंगी, क्या कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी, क्या ऑप्शन, क्या रास्ता उनके पास बचता है? देखिए, जो अगर संजय राउत साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्राची हमने जब सुनी तो वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि हमें जो है हमारा जो खेमा है वो इंटैक्ट है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो मीटिंग हुई थी, जो उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई थी, उसमें सांसदों ने कस्में खाई और तमाम तरह की बातें की। तो अभी जो है हालांकि आरोप भी लगा रहे हैं कि तमाम तरह के आरोप भी एनडीए के ऊपर ये जो धड़ा है उद्धव गुट का ये लगा रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी मांग लोकसभा स्पीकर सामने ये ग्रुप रख रहा है कि दोनों ही धड़ों को सुनने के बाद जो है किसी तरह का कोई फैसला लोकसभा स्पीकर द्वारा लिया जाए। ऐसे एक पक्ष को सुनने का बाद ही कोई फैसला न लिया जाए। फिलहाल एक पक्ष की मीटिंग जो है प्राची इस समय पार्लियामेंट में लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में चल रही है। बिल्कुल, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2/3 सांसद बागी हो चुके हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी का टूटना लगभग तय है। बेशक कितनी भी कोशिश संजय राउत क्यों ना कर लें, लेकिन उनके हाथ से अब बाजी निकल चुकी है। उद्धव के भरोसेमंद सांसद अरविंद सावंत कुछ और कह रहे हैं। अरविंद सावंत ने कहा कि अब तक उनसे किसी भी सांसद ने पार्टी छोड़ने की बात नहीं कही है। अब देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए 6 के 6 सांसद पहुंच गए हैं, लेकिन वो अभी भी भरोसा जता रहे हैं अरविंद सावंत कि किसी ने भी पार्टी छोड़ने की बात उनसे अभी तक नहीं की। ये सारी जो चीजें चल रही है, कोई तो हमसे मिलकर या आदरणीय उद्धव साहब से मिलकर तो कुछ नहीं कर रहा। ये आपके माध्यम से हमारे खबरें आ रही है। किसी ने भी नहीं कहा, जो अभी उन्होंने जिक्र की कि 14 तारीख को जो मीटिंग हुई, हम तो 4 तो मौजूद ही थे वहां, 5वें हमारे एक खुद राज्यसभा के सांसद थे तो वो भी वहां हमारे नेतागण के उपस्थित थे, बाकी 4 लोग हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस में, किसी ने नहीं कहा। अब ये मीडिया में जो बात फैला, भी जैसे इन्होंने कहा 6 लोग आ गए, तो हमारे पीछे लगने से पहले 6 लोगों की तस्वीर तो बताओ, जाओ किधर है वो ढूंढ के तो बताओ कहाँ 6 लोग हैं। हम तो सामने खड़े बैठे हैं, लेकिन ये झूठ जो चल रहा है उसके ऊपर हमने फिर सावधानी बरती है, क्योंकि पिछली बार हमने कल भी हमारे आदरणीय आदित्य जी ठाकरे युवा नेता ने कहा कि हम पूरे विश्वास के साथ चलते हैं। हमारा आज भी विश्वास है, हमारे सांसद सब हमारे साथ है। की राजभर सपा में टूट का दावा कर रहे हैं, तो वहीं 27 विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड चल दिया है। आज मिशन 2027 का रोडमैप तय करने के लिए अखिलेश यादव ने ब्राह्मण नेताओं की मीटिंग बुलाई है। कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं की मीटिंग शुरू होने वाली है। इस मीटिंग में विधायक, पूर्व विधायक, सांसद और पूर्व सांसद को बुलाया गया है, जिनके साथ चुनाव को देखते हुए ब्राह्मण वोटर्स को साधने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही पार्टी संगठनात्मक मजबूती और ब्राह्मणों की पार्टी में भागीदारी पर भी चर्चा करेगी। समाजवादी पार्टी की ब्राह्मण नेताओं के साथ आज होने वाली बैठक को यूपी 2027 के चुनाव को देखते हुए अहम माना जा रहा है, जिसमें सपा ब्राह्मण वोटर्स को पार्टी के साथ लाने की रणनीति तैयार कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण वोटर्स की नाराजगी की खबरें काफी सुर्खियों में रही हैं, जिसके बाद से ही सपा लगातार इन वोटर्स को अपने साथ लाने की कवायद में जुटी है और खुद को उनका सबसे बड़ा हिमायती दिखाना चाहती है। इसीलिए अखिलेश यादव ब्राह्मण नेताओं के साथ मंथन करने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 10 से 12% ब्राह्मण वोटर्स हैं। 100 सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स का सीधा असर है। 12 जिलों में ब्राह्मण किसी भी प्रत्याशी की जीत हार के लिए निर्णायक साबित होते हैं। यही वजह है कि सपा ब्राह्मणों को साथ लाना चाहती है। सपा मुखिया लगातार पीडीए के ए को अगड़े शब्द से परिभाषित करते हैं। यही नहीं, शंकराचार्य विवाद में भी उन्होंने खुलकर उनका समर्थन किया। सपा अब केवल अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण तक सीमित नहीं रहना चाहती। बीजेपी को 27 में कड़ी चुनौती देने के लिए अगड़ी जातियों, खासकर ब्राह्मणों को अपने पाले में लाना बेहद जरूरी मान रही है। लेकिन योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं कि अखिलेश कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, उन्हें ब्राह्मण वोट नहीं मिलेगा। अरे कुछ न कहीं जा सकते हैं, सभी लोगों को प्यार और स्नेह देते रहते हैं। ब्राह्मण समुदाय किसी से बैर थोड़ी रखते हैं, तो जो बुलाएगा वहीं जाएंगे। लेकिन करते हैं राजनीति में तो ये गोपनीय है ना, वोट कहाँ देना है, किसकी सत्ता लानी। इनका जो बैठक है, क्या ये वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी? कहीं नहीं हो पाएगी। उसको तुरंत ब्राह्मण समुदाय को मालूम होगा, अयोध्या का कांड मालूम होगा और आजम खां का बयान मालूम होगा, भारतीय जनता पार्टी के जो भी शब्दावली सबके उनके बयान सब मालूम होगा।
तो देखिए, अखिलेश यादव ऐसा पहली बार नहीं है जब ब्राह्मणों को रिझाने का काम कर रहे हो। 2022 में भी ये कोशिश अखिलेश यादव ने की थी, लेकिन इस बार ये कोशिश ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। विशाल, ऐसा कहा जाए कि 2007 वाला मायावती का फॉर्मूला अखिलेश यादव दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश जानते हैं ब्राह्मण जिसके साथ रहेंगे, सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश में उसी के पास रहेगी। बिल्कुल प्राची, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अखिलेश यादव इस समय एक बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो पारंपरिक वोट बैंक है, जिसको कि एमवाई के तौर पर माना जाता है, उसमें वो ब्राह्मण को भी जोड़ना चाह रहे हैं। और जिसका आपने जिक्र किया कि 2007 से 2012 के बीच में जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ आई थी, तो उसके साथ ब्राह्मण समाज का जबरदस्त तरीके से समर्थन मिला था। अखिलेश यादव यही कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आज उन्होंने बड़ी ब्राह्मणों की बैठक आहूत की है अपने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता हुआ करते थे, जनेश्वर मिश्र, उनकी जयंती का आयोजन होना है। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि बड़ा आयोजन किया जाए और इसके जरिए उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण समाज के नेता हैं, ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, मौजूदा विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, मौजूदा सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, और जितने भी पदाधिकारी हैं, उनको न सिर्फ जिम्मेदारी दी जाए बल्कि एक बड़ा टास्क सौंपा जाए कि अगर ब्राह्मण समाज एमवाई कॉम्बिनेशन के साथ मिल जाएगा तो शायद अखिलेश यादव को भी वो कामयाबी मिल सकती है जो 2007 से 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को मिली थी। और चूंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष हमेशा एक नैरेटिव सेट करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ब्राह्मण नाराज है, तो उसी नाराजगी को भुनाना चाहते हैं अखिलेश यादव। अब ये नाराजगी कितनी भुना पाएंगे, कितनी नहीं भुना पाएंगे, ये तो प्राची आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बड़े सियासी समीकरण की तरफ अखिलेश यादव की आज बैठक हुई और इसी कोशिश में वो अपने एमवाई समीकरण में ब्राह्मण को ऐड करके एक बड़ी जुगलबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है विशाल, 12 से 14% ब्राह्मण आबादी है उत्तर प्रदेश में। सीधा 115 ऐसी सीटें हैं जहां ब्राह्मण वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं, जहां ब्राह्मण ये तय करते हैं कि कौन सा प्रत्याशी जीतेगा और कौन सा प्रत्याशी हारेगा। और अगर इनके पारंपरिक रुझान की बात करें तो 2007 वाला प्रयोग अगर छोड़ दें तो अधिकतर ब्राह्मण बीजेपी के साथ इंटैक्ट नजर आते हैं। 2022 के चुनावों में भी यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी अखिलेश यादव की तरफ से कि ब्राह्मण नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज हैं, लेकिन फिर भी विशाल 89% ब्राह्मण वोटर्स का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो बिल्कुल बीजेपी भी ये कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि 89% में से 1-2% या 5% भी अगर खिसका तो मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए, तो वो भी कोशिश करेंगे ब्राह्मणों को रिझाने की। प्राची, जिसका आपने जिक्र किया कि 89% अगर ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले चुनाव में रहा है तो बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है कि बड़ी संख्या में ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से छिटक जाएगा। हालांकि ये चुनाव है, हो कुछ भी सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी में ही कभी मुख्य सचेतक रहा करते थे मनोज पांडे, रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक, और मौजूदा समय में वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके यहाँ पर कैबिनेट मंत्री के तौर पर खाद्य एवं रसद विभाग को संभाल रहे हैं। ब्रजेश पाठक यहाँ पर हैं, मनोज पांडे यहाँ पर हैं। तो अगर पूर्वांचल की बात कर लिया जाए, अवध की बात कर लिया जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी वो लीडर्स हैं, वो ब्राह्मण लीडर्स हैं जो दरअसल जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसको काउंटर कर सकते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि ब्राह्मण समाज जो आता है उसका एक समाज का जो लीडर होता है वो अपने साथ कम से कम बहुत ज्यादा वोटों को लाने की ताकत रखता है। यही वजह मानी जाती है कि अग्रणी जातियों में ब्राह्मण समाज को यह माना जाता है कि अगर वो आपके समर्थन में है तो उनके साथ विशाल, लेकिन कोशिश बहुत कर रहे हैं अखिलेश यादव, हर मुद्दे पर मुखरता के साथ बोलते भी हैं और विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष भी माता प्रसाद पांडे को बनाना इसी कोशिश का एक हिस्सा अखिलेश यादव का समझा जा सकता था। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी ब्राह्मण नेताओं की मीटिंग कर रही है, इस पर योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी केवल दिखावा कर रही है, ब्राह्मण समाज विद्वान है, अखिलेश यादव की हर चाल को समझता है। इटावा का घटना भुला गई ना, कहा इटावा में यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने कहा कि यादव भी कथावाचक हो सकता है, कथा कह सकता है, विद्वान है, लेकिन यादव की विद्वत्ता आजमगढ़ जाते जाते खत्म हो गई। आजमगढ़ के गृह प्रवेश में 6 गो पंडित जी के ले जाकर गृह प्रवेश करा लिए और यादव से कहा यादव समाज के लोगों तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास विद्वत्ता नहीं है। अब बतावा, ब्राह्मण के समझाओ या तुम जे कितना बुद्धि हो यादव के, है ब्राह्मण से ज्यादा बुद्धि हो। ये देश में सबसे ज्यादा जाति व्यवस्था में सबसे ज्यादा विद्वान अगर कोई हो तो ब्राह्मण हो। अब ब्राह्मण के यही समझाई
मतलब ऐसा न ऐसा काम करत हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। केडीए पीडीए नहीं, अब केडीए होगा। केडीए मतलब काटेगा ही रहा। तो इस बैठक के बारे और क्या, क्योंकि इससे पहले भी करी तो क्या ये बैठक वोट बैंक में तब्दील होगी? कभी नहीं हो सकती। क्यों कह रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण विद्वान कौम है, वो समझदार है, समझ रहे हैं ना। और इनके कहले से वोट दी हैं। अरे कहीं टिकट उकट दे दी है, भले कुछ वोट पा जाए बिरादरी के नाम पर, अब इनके पार्टी के थोड़ा वोट दी है, देख लिया ना। तो 6% मिला था 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को ब्राह्मणों का साथ। अब इस 6% पे कितना प्लस अखिलेश यादव कर पाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। बात अब उत्तर प्रदेश के एक और बड़े मुद्दे की करते हैं, जो कि अयोध्या राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। बात चढ़ावा चोरी की है, जिसकी जांच एसआईटी ने तेज कर दी है। मामले में एसआईटी मंदिर से जुड़े लोगों से लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। आज एसआईटी की जांच का तीसरा दिन है। एसआईटी की टीम मंदिर के सीसीटीवी खंगाल रही है। एसआईटी ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत कई लोगों से एसआईटी ने मंगलवार को पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले 5 से 6 कर्मचारियों के मनी ट्रेल खंगाले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिस दानपात्र से 5 से 6 लाख रुपए निकलते थे, उनमें चोरी के बाद 2 से 3 लाख रुपए ही निकल पा रहे थे। इसलिए एसआईटी सभी कर्मचारियों के ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकाल रही है, साथ ही उनकी तरफ से किए गए बड़े खर्च भी जांच रही है। दूसरी ओर मामले में राम जन्मभूमि थाने में 3 शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में किसका क्या रोल रहा है, चढ़ावा चोरी में कितने किरदार शामिल थे और किसकी क्या जिम्मेदारी थी, एसआईटी सब कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही है। 10 या 20 नहीं, 40 से ज्यादा कर्मचारी एसआईटी की रडार पर हैं और ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों और सेवादारों से लगातार पूछताछ जारी है। मामले में अब तक 3 शिकायतें अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में दर्ज करवाई गई हैं। करणी सेना और कांग्रेस ने चढ़ावा चोरी के मामले में जांच की तहरीर दी है, जबकि तीसरी शिकायत धर्मसेना के संस्थापक संतोष दुबे की तरफ से दी गई है। 7 करोड़ रुपए तो केवल सामने आया है, बाकी और भी चोरी हुई, लंबी चोरी हुई है। उसी के लिए मैं थाने में आया हूं कि ये जो एसआईटी की जांच हो रही है गंभीर विषय नहीं है। गंभीर विषय यह है कि ये चारों चोर सामने हैं। अनिल मिश्रा, चंपत राय, टिन्नू यादव, गोपाल राव, ये चारों चोर सामने हैं। जिस तरह राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन हुआ था, उस तरह राम जन्मभूमि के चोरों के खिलाफ आंदोलन होगा। इन्होंने सबसे बड़ा अपराध किया, इस देश का सबसे घिनौना अपराध है, जिन्होंने 150 करोड़ हिंदुओं की उनकी आध्यात्मिक उन्नति का रोड़ा बन करके यज्ञ का परिश्रम का भाग यानी धर्म का भाग लूटा है। राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव ने एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी। टिन्नू यादव ने बताया कि आखिर इतना पैसा उसके पास कहां से आया। मेरे पास इतना पैसा कहां से आया, इसके बारे में बता रहा हूं। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया। हमारा आमदनी का जरिया था। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे लोग 50 करोड़ की संपत्ति है, वो तो भगवान जान रहे हैं सारा। इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा, कि भगवान इनका निर्णय करेंगे। मामले में अब तक 3 जिम्मेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का है, जिन पर चोरी की शिकायत को दबाने का आरोप है। दूसरा मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव का, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच नहीं कराई। और तीसरा अनिल मिश्रा का, जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं। इन्होंने मंदिर में अपने कई रिश्तेदारों की नौकरी भी लगवाई है। और पवन नारा मेरे सहयोगी अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, एसआईटी की जांच अभी तक कहां तक पहुंची है, कितने किरदार हैं जो इसमें संलिप्त नजर आ रहे हैं? देखिए, इस पूरी अगर गतिविधि को देखेंगे तो लगभग 40 से 50 कर्मचारी थे जिनके पास जिम्मेदारी थी इस कैश को गिनने की। अब उसमें से 15 से 20 कर्मचारी एसबीआई की तरफ से आते थे, बाकी मंदिर प्रबंधन की तरफ से उपलब्ध करवाए जाते थे। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं टिन्नू यादव का घर है। टिन्नू यादव की पहचान है कि वो यहां चंपत राय के प्रतिनिधि के तौर पर जाने जाते हैं,
जो मंदिर में होने वाली हर दिन की गतिविधि की देखरेख करते हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो इस चंदा चोरी में शामिल थे। इस वक्त मैं उनके घर पर हूं। ये उनका मूल निवास स्थान है, जो कि लगभग 25 गज से ज्यादा में नहीं होगा, लेकिन इससे बाहर 2 बिस्वा में उन्होंने एक घर बनाया, जिसको लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने दावा किया कि 2018-19 में उन्होंने एक घर बना लिया था। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि एसआईटी आज टिन्नू यादव से बात कर रही है। उनकी पत्नी भी मीडिया के सामने आई और अपने पति के निर्देश होने का दावा किया। लेकिन सवाल यह है कि टिन्नू यादव की इनकम और बाकी रिसोर्सेज से जो पैसा आया, उसके बजाय मौजूदा संपत्ति कितनी है, उस बात की जांच की जा रही है। पूछताछ के अलावा एसआईटी की सोच इस बात पर भी है कि जो जो किरदार हैं उनकी ट्रांजैक्शन क्या है। गोपाल राव का जिक्र किया जा रहा है, वो मंदिर के व्यवस्थापक के तौर पर थे, उनके ऊपर मंदिर की डे टू डे व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। चंपत राय के प्रतिनिधि के तौर पर टिन्नू यादव वहां होते थे। तो ये कुल 4 किरदार जो सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ 4 किरदार नहीं है, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। और स्थानीय लोग कहते हैं कि लूट के माल के बंटवारे को लेकर यह झगड़ा हुआ। इससे पहले एक बैंक के अधिकारी थे जो बाद में यहां पर काउंटिंग में आए, उन्होंने 2022 में चंदा चोरी की शिकायत ट्रस्ट के लोगों को की, लेकिन उनमें जो संत प्रकार के लोग थे, उन्होंने कहा राम ही फैसला करेंगे। तो राम को फैसला करने में 3 साल का वक्त लग गया और अब राम का फैसला हुआ है तो नाम सामने आए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि राम के भरोसे ना बैठकर जांच में कुछ और सामने आएगा। राम की लूट सुनी थी, लेकिन ये तो राम के चंदे की लूट है जो राम मंदिर के अंदर पवन की जा रही थी, और इसे बड़े साफगोई से छिपाने की कोशिश भी की गई, लेकिन अब ये सबके सामने है, जांच हो रही है। शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए। अब देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े बड़े लोगों पर उंगली उठ रही है, इसलिए इस बात पर सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब तो गोबर से भी चोरी की रकम निकल रही है। जिन लोगों ने चोरी की वो प्रभावशाली लोग हैं, सरकारी अफसर उनकी जांच कैसे करेंगे, इसीलिए उन्हें एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं। जिस प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए आईआईटी बनना था, वहाँ एसआईटी बन रही है। और देखिए आप, डबल इंजन की डबल टंकी है, डबल इंजन की डबल टंकी है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये डबल इंजन की बड़ी डबल टंकियां हैं। और हमारे साधु संतों, पुजारी और मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे। इन अधिकारियों की एसआईटी कौन कराएगा? अब तो सुना है कंडे में पैसे निकल रहे हैं, गोबर में पैसे निकल रहे हैं। बात अब झारखंड की, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी के बीच एक चौंकाने वाली घटना हुई है। रांची में 2 अज्ञात लोगों ने आरएसएस दफ्तर में पेट्रोल बम से हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि 2 लोग आधी रात को आरएसएस ऑफिस के पास पहुंचते हैं। दोनों के हाथ में एक थैला है। इनमें से एक युवक ने तो मुंह पर गमछा बांधा हुआ था, लेकिन दूसरे शख्स का चेहरा साफ तौर पर दिख रहा है। इनमें से एक शख्स पेट्रोल बम फेंकता दिख रहा है, तो दूसरा मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाता दिख रहा है। इस घटना के बाद बीजेपी नेताओं ने कार्रवाई की मांग की है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। नीतीश चंद मेरे सहयोगी जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। नीतीश, वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 लोग आते हैं, पेट्रोल बम से हमला करते हैं। क्या इन 2 लोगों की पहचान हो गई है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची नीतीश? देखिए, पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी में दोनों जो चेहरे हैं उनकी बिल्कुल साफ तस्वीर मिल गई है और इसके आधार पर पता किया जा रहा है कि आखिर कौन है, क्या मकसद था। हालांकि जो 2 बॉटल फेंके गए थे उसमें पेट्रोल बम है या कुछ और है, इसकी जांच के लिए एफएसएल की टीम वहां पर अभी पहुंची हुई है और उसकी जांच की जा रही है। दोनों बॉटल हालांकि कैंपस के बिल्कुल गेट के सामने गिर गए और जिस तरीके से ये सब फेंका गया है, इस सारे पहलुओं को देखा जा रहा है।
2 दिन पहले वहां पर एक घटना भी हुई थी, बगल के एक होटल के कर्मचारियों के साथ जो आरएसएस के दफ्तर से जुड़े लोग हैं उनकी कुछ बहस हुई थी। चूंकि वहां गंदगी होटल की तरफ से फैलाई जा रही थी, उसको लेकर कुछ आपत्ति दर्ज की गई थी, तो पुलिस उस एंगल से भी देख रही है। इसके अलावा क्या इसके पीछे कोई संगठन है या कोई साजिश है, इन सारे पहलुओं को देखा जा रहा है। और पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी में जो तस्वीरें हैं उसके आधार पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। एफएसएल की टीम पहुंच गई है। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए। फ्रांस के एवियन शहर में दुनिया के पावरफुल देशों के राष्ट्राध्यक्षों का महाजुटान होना है। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, जापान, कनाडा और फ्रांस जैसे विकसित देशों के समूह G7 की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। G7 समिट का आज आखिरी दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की महामुलाकात भी होनी है। 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप के बीच पहली बार द्विपक्षीय वार्ता होगी। इससे पहले कल भी पीएम मोदी और ट्रंप की करीब 5 मिनट की मुलाकात हुई। इस दौरान हैंडशेक भी हुआ, बातचीत भी हुई, लेकिन हग नहीं हुआ। यानी दोनों नेताओं के बीच पहले की तरह गर्मजोशी वाला हग नहीं दिखा। आज शाम 6:15 पर दोनों नेता एक बार फिर मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अमेरिका भारत ट्रेड डील से लेकर H1 वीजा और अमेरिका इमिग्रेशन पॉलिसी पर भी चर्चा करेगा। साथ ही हॉर्मुज में अमेरिकी अटैक में भारतीयों की मौत का भी जिक्र होगा। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया भर की नजर टिकी हुई है। 16 महीने बाद तकरीबन ये मुलाकात कल 5 मिनट के लिए जरूर मिले थे ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन आज द्विपक्षीय बातचीत होने जा रही है भारत और अमेरिका के बीच में। अब आपको मोदी ट्रंप की कल की मुलाकात को लेकर थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूं। G7 नेताओं के लिए जो सीट अरेंजमेंट था उसमें ट्रंप के राइट साइड में पीएम मोदी की कुर्सी थी और बाएं साइड में मेजबान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों। मीटिंग के लिए ट्रंप अपनी सीट पर बैठ चुके थे। पीछे से पीएम मोदी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से बात कर रहे थे। फिर मोदी अपनी सीट की तरफ बढ़े जो प्रेसिडेंट ट्रंप के ठीक राइट साइड में थी। पीएम मोदी चलकर आए, ट्रंप से मिले, दोनों ने हाथ बढ़ाए। इस दौरान ट्रंप अपनी सीट से उठे। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 मिनट तक बातचीत हुई और फिर दोनों नेता अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात 16 महीने बाद हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप से फरवरी 2025 में वॉशिंगटन में मिले थे। मोदी और ट्रंप कल एक बार फिर मिले। हालांकि फोटो सेशन था। इस दौरान लड़खड़ाते ट्रंप के लिए मोदी सहारा बने। दरअसल वीडियो में दिख रहा है कि ट्रंप सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े, उनका बैलेंस बिगड़ता दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना हाथ बढ़ा दिया और फिर ट्रंप मोदी के हाथ का सहारा लेकर सीढ़ी पर चढ़ते हैं। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कहते हैं, रेडी एवरीबॉडी, यानी क्या सभी तैयार हैं? इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया, वी आर ऑलवेज रेडी, यानी हम हमेशा तैयार रहते हैं। G7 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक की। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की द्विपक्षीय बैठक भी हुई। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दोनों देशों के रिश्तों की प्रगति पर जोर दिया और पीएम मोदी को कनाडा आने का न्योता भी दिया गया। Very good progress. His Excellency likes the deadline. I like one as well. And our deadline is to complete by the G20. Our teams are aware of that. And what we're discovering in the negotiations, and it's just one objective which you've set, is to double our trade by the end of this decade.